नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कचहरी में आज युद्ध के मैदान से ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूं जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मीडिया में भूचाल आ गया है। लेकिन पहले आपको एक फिल्म की याद दिलाऊंगी, जेम्स कैमरन की अवतार। याद होगी आपको, देखी होगी ये फिल्म आपने। नावीज और पेंडोरा की दुनिया कौन इसमें नहीं खो गया। और फिल्म की फिलॉसफी वही जो भारत की संस्कृति के केंद्र में है, जहां प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति और पुरुष कोएग्जिस्ट करते हैं। दुनिया भर में डंका बजाने के 10 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल आया था, अवतार द वेज ऑफ वाटर। उसमें तुलकुन नाम के विशाल समुद्री जीवों को दिखाया गया जो न सिर्फ बेहद बुद्धिमान है बल्कि युद्ध के मैदान में अपने साथी इंसानों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। इंसान के लालच के जवाब में जब प्रकृति के पहरेदारों ने पलटकर जवाब दिया तो फिल्म आपकी आंखों में भी आंसू ले आई होगी। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे की ये जादुई दुनिया अब हकीकत में तब्दील हो रही है, और वो भी खतरनाक तरीके से। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां उस फिल्म में वो शांति का संदेश देते थे और यहां हॉर्मुज की लहरों के बीच इन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी है, जिसे दुनिया का सबसे समझदार समुद्री जीव कहा जाता है, जो इंसानों के बाद सबसे ज्यादा दिमाग रखती हैं। क्या अब उसी डॉल्फिन का इस्तेमाल ईरान एक विनाशकारी हथियार के तौर पर कर रहा है? क्या हॉर्मुज के अंदर इन डॉल्फिन्स को उस मिशन पर लगाया गया है जिसे बड़े बड़े जंगी जहाज अंजाम नहीं दे पा रहे थे? क्या पेंडोरा की तरह यहां भी समंदर के इन रक्षकों को कामिकाजे डॉल्फिन्स में बदल दिया गया है? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिकी नेवी की नींद उड़ा दी है। ईरान ने तैयार किया है डॉल्फिन्स का कामिकाजे दस्ता, जिस पर आज हम सवाल उठा रहे हैं। विस्फोटकों से लैस ये डॉल्फिन्स चुपचाप अमेरिकी जहाजों के करीब जाकर उन्हें तबाह कर सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान का एक खतरनाक हथियार, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। फिल्म अवतार में समंदर के जीव अपनों को बचाते थे, लेकिन यहां रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान इन जीवों को दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते में लिविंग टॉर्पीडोज की तरह इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। जैसे ही यह खबर आई, ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई। क्या वाकई समंदर के ये मासूम जीव अब बारूदी सुरंगें ढूंढने से आगे बढ़कर आत्मघाती बम बन चुके हैं? क्या ये ईरान की वो तकनीक है जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं? पेंटागन की इस पर क्या सफाई है, और क्या है ईरान का ये सीक्रेट किलर डॉल्फिन प्रोग्राम? देखिए रिपोर्ट। देखने में ये एक साधारण सी डॉल्फिन लगती है, वो डॉल्फिन जो टूरिस्ट के सामने करतब दिखाती है, उन्हें हंसाती है, मनोरंजन करती है। वो समुद्री जीव जो इंसान के बाद सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखती है। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल ईरान वॉर में हो रहा है? क्या हॉर्मुज के अंदर इन डॉल्फिन्स को उस काम पर लगाया गया है जिससे बड़े बड़े जहाज नहीं कर पा रहे? क्या हॉर्मुज के अंदर डॉल्फिन्स को आत्मघाती बनाया गया है? जिस तरह ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन्स हैं, क्या उसी तरह डॉल्फिन बम तैयार हुए हैं? सवाल इसलिए हैं क्योंकि कामिकाजे डॉल्फिन्स को लेकर अमेरिकी मीडिया में चंद रोज पहले हैरान करने वाली एक रिपोर्ट छपी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिकी जहाजों के खिलाफ आत्मघाती डॉल्फिन्स का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। इन डॉल्फिन्स को विस्फोटक माइन से लैस किया जाएगा ताकि वो चुपचाप अमेरिकी जहाजों के करीब जाकर उन्हें उड़ा सकें। रिपोर्ट कहती है कि ईरान इन डॉल्फिन्स को दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर सकता है, जहां अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड है। कहा जा रहा है कि ये ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो कम तकनीक या अजीबोगरीब तरीकों से अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति को चुनौती देता है। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, यूएस मीडिया में चर्चा का दौर शुरू हो गया। फॉक्स से लेकर सीएनएन तक पर कामिकाजे डॉल्फिन्स को लेकर रिपोर्ट्स रिलीज होने लगी। कहा गया कि अमेरिका हॉर्मुज में मिलिट्री डॉल्फिन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन यह सही है कि उसके पास बारूदी सुरंग खोजने वाली डॉल्फिन्स मौजूद हैं। Kamikaze dolphins
The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize the strait. Don't tell PETA. These rogues are desperate. The blockade's already forced 45 ships to do a 180. And now the Pentagon is using AI to hunt down Iranian mines. The president says it's basically already over. तो क्या वाकई अमेरिका डॉल्फिन्स की जगह एआई की मदद ले रहा है? और ईरान के पास मिलिट्री लेवल की डॉल्फिन है या नहीं? और ये डॉल्फिन आखिर काम कैसे करती है? ये समझने से पहले आपको ईरानी डॉल्फिन वाली रिपोर्ट पर अमेरिका का बयान सुन लेना चाहिए। Kind of clarify these reports of kamikaze dolphins that we've heard about. I haven't heard the kamikaze dolphin thing. It's like sharks with laser beams, right? The threshold of restarting is a political decision above my pay grade. What I'll say is it's more low harassing fire right now. It feels like Iran is grasping at straws to try to do something across the southern flank. And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't. Ultimately, any follow-on effort, if there are mines identified, would be something that some of our units could undertake or the world could undertake. But right now we know we have a lane of safe passage that commercial shipping can flow through. यानी अमेरिका अपने डॉल्फिन्स को लेकर कुछ कहने से बचता है, लेकिन यह भी दावा करता है कि ईरान के पास मिलिट्री ग्रेड वाली डॉल्फिन्स नहीं है। वहीं ईरान का विदेश मंत्रालय डॉल्फिन्स की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया पर तंज कसते हुए डॉल्फिन पर बारूद वाली तस्वीर पोस्ट करता है। हालांकि ईरान का इतिहास बताता है कि उसका डॉल्फिन से रिश्ता तो रहा है। रिपोर्ट कहती है, ईरान के रहस्यमयी डॉल्फिन प्रोग्राम की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। ईरान ने कुल 27 समुद्री जीव खरीदे थे। इसमें केवल डॉल्फिन नहीं, बल्कि बेलुगा व्हेल, वॉलरस और सी लॉयन भी शामिल थे। ईरान का यह सौदा यूक्रेन के साथ हुआ था। सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन को विरासत में रूस का मशहूर सेवेस्तोपोल नेवल बेस और वहां का डॉल्फिन ट्रेनिंग सेंटर मिला था। इन जीवों के साथ उनके मुख्य ट्रेनर बोरिस ज़ुरिट भी ईरान चले गए थे। ज़ुरिट सोवियत संघ के जमाने में किलर डॉल्फिन को ट्रेनिंग देने वाले सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। ईरान डॉल्फिन सुशिमार को ट्रेनिंग कर रहा है, तो मतलब दो तरीके से, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको ट्रेन करते हैं, कोई जहाज आए तो हमें इतला दे दो, आवाज करने लगते हैं, ऊपर नीचे उछलते रहते हैं, या उनके ऊपर बम लगा के छोड़ देते हैं कि एक जहाज के ऊपर जाके लगो। तो ये होता है डॉल्फिन बम। अभी कुछ पक्का नहीं पता क्या है, लेकिन ईरान ने हॉल मचाई हुई है कि हम डॉल्फिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब यूक्रेन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए जीवों का सौदा किया। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, तो वो हॉर्मुज़ पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और वो बार बार यही कहता है कि अब 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन बहाल होना मुश्किल है। और ईरान की इसी जिद को शायद उसके अजीबोगरीब हथियार पूरा भी कर रहे हैं। आपने डॉल्फिन्स पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा और उस पर ईरान का रिएक्शन भी। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका ऐसा प्रोग्राम चलाता है? क्या सुपर पावर के पास समुद्री जासूस है और वो काम कैसे करते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को अपना यूएस नेवी मरीन मैमल प्रोग्राम है उनके पास, जो 1960 के दशक से चल रहा है। इसमें डॉल्फिन के अलावा सी लायंस शामिल हैं। ये कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मौजूद है। कहा जाता है कि बॉटल नोज डॉल्फिन्स जहाज पर हमले या फिर खुद को कुर्बान करने के लिए ट्रेन नहीं की जाती, बल्कि वो बारूदी माइंस, दूसरी चीजों और घुसपैठियों की जानकारी देने के लिए ट्रेन की जाती हैं। अब सवाल है कि ये डॉल्फिन्स काम कैसे करती हैं? क्या अमेरिका ने किसी ऑपरेशन में इससे पहले इनका इस्तेमाल किया है? तो देखिए, जानकारी ये है कि डॉल्फिन के पास प्राकृतिक सोनार यानी कुदरत का दिया पहचानने वाला उपकरण होता है, जो इंसान के बनाए किसी भी रडार से बेहतर है। वो अंधेरे और धुंधले पानी में भी छोटी से छोटी धातु या फिर माइन पहचान सकती है। डॉल्फिन को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो जहाज के नीचे माइन लगा सके, या अगर कोई संदिग्ध गोताखोर दिखे तो उसके ऑक्सीजन टैंक को खींच ले या उसे सतह पर आने को मजबूर कर दे। जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो उसने ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया। इराक के पास 2003 में अंडर वाटर माइंस को ढूंढने के लिए डॉल्फिन्स इस्तेमाल की गई। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स ने केमिकल्स का पता लगाने के लिए चिकन्स का भी इस्तेमाल किया था। वैसे रूस का डॉल्फिन प्रोग्राम दुनिया में
सबसे पुराना बताया जाता है। सोवियत संघ के दौर में अमेरिका के खिलाफ डॉल्फिन्स को ट्रेन किया जाता था। जहां तक दूसरे जानवरों के वॉर जोन में इस्तेमाल किए जाने का फिर सवाल है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तब क्लोरीन और मस्टर्ड गैस जैसे जहरीले रसायनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए मैसेंजर डॉग्स को मास्क पहनाकर भेजा गया। इसी विश्व युद्ध में कैमरों से लैस कबूतरों का इस्तेमाल जासूसी और हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जाता था। इन कैमरों में एक टाइमर लगा होता था जो दुश्मन के बंकर की फोटो खींचता था। इसी तरह सी लायंस और डॉल्फिन्स का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए हो रहा है। इंसान और जानवर का रिश्ता युद्ध भूमि में हमेशा वफादारी और बलिदान का रहा है, जिसका जिक्र मैंने आज कार्यक्रम के शुरू में किया। लेकिन अगर कामिकाज़े डॉल्फिन वाली रिपोर्ट में वाकई कुछ वजन है, तो इसका मतलब है कि भविष्य का युद्ध अब केवल इंसानी दिमाग और मशीन्स के बीच नहीं है, बल्कि प्रकृति के सबसे समझदार जीवों को लिविंग टॉर्पीडो बनाने की एक खतरनाक दिशा में ये परिस्थिति मुड़ चुकी है। एक बहुत जानकारी वाला इंटेलिजेंट मैमल है, वो हमारे जहाजों के साथ चलता रहता है, वो हमारे जहाजों को जानता है। तो ऐसा लग रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिकन नेवी ने शिशुमार को ट्रेन किया था, उनके ऊपर बारूद लगाया था। वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने बंदरगाह के बाहर शिशुमार रखते थे। तो ये भी हो सकता है ईरान के पास शिशुमार अगर जो पकड़ सके और उनको ट्रेन कर सके, तो ये अमेरिकन नेवी को कोशिश करके अटैक करेंगे, क्योंकि शिशुमार उनके होंगे। अमेरिका शिशुमार डॉल्फिन नहीं ला सकता। ईरान के पास शायद 100 शिशुमार है। आज ईरान अमेरिका के टकराव के मोर्चे पर दो बड़े डेवलपमेंट्स भी हुए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। चीन की तरफ से ये कहा गया कि वो ईरान का साथ देता रहेगा, जबकि ईरान ने ये एक्सप्रेशन दिया कि वो अमेरिका के साथ जंग खत्म करना चाहता है, मगर समझौता किसी दबाव में नहीं होगा, बल्कि होगा तो अपनी शर्तों पर होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अरागची रूस भी गए थे और वहां प्रेसिडेंट पुतिन से भी मीटिंग की थी और डील वाली शर्तों को ईरान के आत्मसम्मान के साथ जोड़ा था। वैसे ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि चीन जाने से पहले वो ईरान वॉर के चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। सवाल फिर यही कि क्या दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की दहलीज से वापस लौटने वाली है? क्या 48 घंटे के भीतर बारूद की गंध समझौते के कागजों में सिमट पाएगी? खबर सीधे वॉशिंगटन और तेहरान के गलियारों से आ रही है। एक तरफ अमेरिका है जो ये कह रहा है कि जंग नहीं, अब डील की बारी है, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसकी आंखें अब भी लाल हैं और जो अमेरिकी ब्लॉकेट के बावजूद युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन इस तनाव के बीच पाकिस्तान के रास्ते 5 शर्तों का एक ऐसा ड्राफ्ट तेहरान पहुंचाया गया है जो मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है। तो क्या है ये बड़ी शर्तें जिन्होंने दुनिया की सांसें थाम दी हैं? महायुद्ध के बीच तैयार हुई शर्तों की ये फाइल कचहरी में अब आपके लिए खोलते हैं। क्या 48 घंटे में महायुद्ध खत्म हो जाएगा? क्या 48 घंटे में अमेरिका ईरान में डील होगी? क्या ट्रंप की परमाणु शर्तें मुज्तबा को कबूल हैं? जिस पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त परमाणु चिंगारी सुलगने का डर था, जिस पश्चिम एशिया की फिजाएं ईरान की जिद से धुआं थी, ईरान के जिस परमाणु से अमेरिका का गुरूर बार बार टकरा रहा था, वहां अब कूटनीति की मेज सज चुकी है। The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers.
महायुद्ध के गहराते बादलों के बीच एक्सियोस ने दुनिया को बहुत बड़ी खबर दी। खबर है कि वॉशिंगटन और तेहरान एक बड़े समझौते के बेहद करीब हैं। अमेरिका ने टेबल पर अपनी शर्तें बिछा दी हैं। अब इंतजार है तो बस ईरान के हाँ या ना का। ट्रंप खुद बार बार कहते हैं कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। वो ईरान में अपने टारगेट अचीव कर चुका है। I call it a skirmish because Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. अब इस महाडील का ड्राफ्ट कहां और कैसे तैयार हुआ, पहले इसकी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए। फिर अमेरिका की पीस डील वाली फाइल में क्या क्या शर्तें हैं वो भी तफसील से बताएंगे। मई की बात थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि ईरान के साथ डील पर उनकी बातचीत चल रही है, जिसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप को और उनके कई लोगों को है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे थे। दावा है कि इसी बीच शर्तों का एक नया ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसे पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाया गया। अब अगले 48 घंटे में महायुद्ध खत्म करने की जो फाइल प्रेसिडेंट ट्रंप ने तेहरान के सामने रखी, उसमें कौन सी शर्तें हैं जो ईरान की किस्मत और अमेरिका की रणनीति को तय करेंगी। दावा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान की टॉप लीडरशिप तक 4 बड़ी शर्तें पहुंचाई हैं। पहली शर्त यह कि हॉर्मुज की घेराबंदी खत्म होगी। अमेरिका और ईरान सिलसिलेवार तरीके से प्रतिबंधों को हटाएंगे, जिससे व्यापार का रास्ता साफ हो सके। दूसरी शर्त वो है जिसकी डिमांड ईरान लगातार कर रहा था। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाएगा और फ्रीज हुई संपत्तियों को रिलीज करेगा, यानी ईरान की झोली में फिर से डॉलर और उसकी अपनी मेहनत की कमाई आएगी। तीसरी बड़ी शर्त है ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर 12 से 15 साल का कड़ा प्रतिबंध। और अमेरिका की चेतावनी साफ है, अगर डील टूटी तो ये समय सीमा और बढ़ा दी जाएगी। चौथी शर्त और कड़ी है, ईरान को अपने इस यूरेनियम भंडार को हटाना होगा, जिसे उसने अत्यधिक संवर्धित यानी वेपन ग्रेड के करीब पहुंचा दिया है। अमेरिका ने शर्तें रख दी हैं, अब गेंद तेहरान के पाले में। अगले 48 घंटे व्हाइट हाउस को ईरान के रिस्पांस का इंतजार रहेगा, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। शर्तों के पर्चे के साथ अमेरिका ने ईरान की परमाणु शक्ति पर नकेल कसने की भी तैयारी की है। There are countries in the world that are involved in the enrichment business, but these guys do it in mountains and in caves and in hiding. They've always had secret components of their nuclear program undisclosed to the world, and we know for a fact that they retain highly enriched uranium at 60%, that they did so, and that has no civilian use, none, zero whatsoever. So they have an opportunity here to agree to something that will make it clear that they're not interested in. One thing is to say we don't want a nuclear weapon, another thing is to do the things that prove you don't want a nuclear weapon. खुद ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन परमाणु पर ईरान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, ईरान परमाणु प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और जब भी तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बातें पेंटागन में डिस्कस होती हैं, तब तेहरान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। हमने सभी मौजूदा मुद्दों, युद्ध से संबंधित मामलों और इसे समाप्त करने के तरीकों, वर्तमान में चल रही वार्ताओं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु गतिविधियों की शांतिपूर्ण प्रकृति से संबंधित मुद्दों, प्रतिबंधों से संबंधित मामलों और सभी द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा हमारी चर्चा के गंभीर विषयों में से एक था और ईरान के इस्लामी गणराज्य के अधिकारों के सम्मान की बात, साथ ही सभी मौजूदा दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई। ईरान की इस तलखी की वजह भी है। पहली यह कि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जब ट्रंप युद्ध विराम की वकालत करते हैं, तब पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ाते हैं। दूसरी वजह है वो पाकिस्तान, जिसका झुकाव तेहरान हमेशा ट्रंप की तरफ मानता रहा है। सीधी सी बात है, अगर डील हुई तो महायुद्ध टल जाएगा और अगर नहीं तो बारूद के ढेर फटने के लिए तैयार है। अगले 48 घंटे काफी निर्णायक होंगे। अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है, अब तेहरान के जवाब का इंतजार हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान इन शर्तों को झुककर स्वीकार करेगा या फिर स्वाभिमान की आग में युद्ध का रास्ता चुनेगा।
ट्रंप के बारे में अब एक कहावत कॉमन हो चली है। उनकी शाम ईरान युद्ध पर डील के बयान से रुखसत होती है और सुबह के दीदार होते ही नई धमकियों का पिटारा खुलने लगता है। 24 घंटे में वो कितनी बार बयान बदलते हैं, शायद अब ये रिसर्च का सब्जेक्ट बनने लगे, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ईरान की डील की बात बढ़ने लगी, उसी दौरान ट्रंप का नया बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान शर्तें मानेगा तो युद्ध खत्म करेंगे और अगर शर्तें नहीं मानेगा तो पहले से ज्यादा बमबारी करेंगे। ईरान नहीं माना तो बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। अब ट्रंप के इस बयान को समझने की जरूरत है। दरअसल जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच एक बनने वाले समझौते को खबर इस पर सामने आई, इसी की थोड़ी देर बाद ईरानी मीडिया में इसका खंडन चलने लग गया, डिनायल। ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका ईरान में कोई समझौता नहीं हुआ। सूत्र युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका से समझौता नहीं हुआ, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया। फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को लिखित मैसेजेस नहीं भेजे। कहा गया कि वेस्टर्न मीडिया मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है और ये सब ऑयल मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो रहा है, जिससे कच्चे तेल के दाम कम हो, मार्केट को अपने हिसाब से चलाया जा सके। और हुआ भी यही। जैसे ही ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ चल रहा तनाव जल्द खत्म हो सकता है, फौरन बाद बाजार में राहत का माहौल बना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% से ज्यादा गिरकर करीब $103 प्रति बैरल पर आ गई। अमेरिका का कच्चा तेल भी लगभग 7% गिरकर $95 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इससे पहले भी कीमतों में करीब 4% की गिरावट देखी गई थी। ईरानी मीडिया का दावा है कि अभी तक न्यूक्लियर डील को लेकर किसी भी तरह की कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। वैसे जहां तक तेल के दाम और ईरान से बातचीत का सवाल है, तो इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुलकर अपनी आशंका जाहिर कर चुके हैं और वो तेल के दाम तो ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं। आपको ये बयान अब सुनवाते हैं। If Iran had a nuclear weapon and they decided to close the straits and make our gas prices like $9 a gallon or $8 a gallon, we wouldn't be able to do anything about it because they have a nuclear weapon. And a nuclear-armed Iran could do whatever the hell they want with the Straits, and there's nothing anyone would be able to do about it. And that's one of the many reasons, apart from like the massive loss of life in a nuclear strike, why Iran can never have a nuclear weapon. I mean, so this is an example of if they had a nuclear weapon, they closed the Straits and they would tell the world, what are you going to do about it? We have a nuclear weapon, we can attack you with it. That's the world none of us want to leave behind. It won't happen under this president's watch. युद्ध की अपनी एक क्रूर नियति होती है। मैदान जंग में जब बारूद शांत होता है तो सबसे पहले सच को दफन किया जाता है। ईरान अमेरिका में कहने के लिए सीज फायर चल रहा है, गोलियों की गड़गड़ाहट थम गई है, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच ब्लेम गेम का नया मोर्चा खुल गया है। पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है कि महायुद्ध टल गया, लेकिन तेहरान की आवाम भी उम्मीद लगाए बैठी है कि अब आसमान से मिसाइलें ना बरसे तो अच्छा। लेकिन क्या वाकई जंग खत्म हो गई है? 40 दिन की उस भयावह जंग ने ईरान की रूह पर वो जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में दशकों लग जाएंगे। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, अपनों को खोने का मातम है। लेकिन ताज्जुब देखिए, इसी बर्बादी के बीच तेहरान का जज्बा आज भी सीना ताने खड़ा है। तेहरान की सड़कें आज भी अमेरिका के खिलाफ विरोध की आग से तप रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तबाही देखी लेकिन टूटना नहीं सीखा। विभीषिका झेल चुके ईरान के कोने कोने में हमारी टीम मौजूद है। आखिर कैसे मलबे के ढेर पर खड़ा होकर एक आम ईरानी वॉशिंगटन को सीधी चुनौती दे रहा है, कैसे तबाही के साये में भी तेहरान की धड़कनें इंकलाब के नारे लगा रही हैं। एनडीटीवी रिपोर्टर आकिल जमील ने जो एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, अब कचहरी में उसकी पेशी। ईरान के जर्रे जर्रे में तबाही के निशान चस्पा हैं, बर्बाद हुए घरौंदे हैं, खंडहर बनी इमारतें हैं, मलबे में दफन अनगिनत चीखों के सबूत हैं।
मिसाइल अटैक का जो इम्पैक्ट था वो इतना तेज था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर ढह गई। ज्वाइंट अटैक के बाद पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो गया। वहाँ पे हिजबुल्लाह का झंडा रखा गया। इन तीनों बिल्डिंग्स पे जो है वो इम्पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर 10 लोगों की जान गई थी। भयानक और खौफनाक मंजर रहा होगा जिस वक्त यह हादसा हुआ होगा। मिसाइल के प्रभाव की वजह से पूरी तरीके से उसका सीलिंग, छत से लेकर के फ्लोर लेकर के हर चीज जो है वहां से नस्तनाबूद हो चुकी है। तेहरान चले आइए तो युद्ध की विभीषिका का अंदाजा होगा। जिस वक्त अमेरिका ईरान से युद्ध विराम की डील पर पसीना बहा रहा है, उस वक्त ईरान के फोरेंसिक डिपार्टमेंट और मानवाधिकार संगठनों ने ईरान को मिले जख्मों की रिपोर्ट रिलीज की। आंकड़े बताते हैं कि 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में अब तक ईरान में 3,336 से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध में जान गंवाने वालों में 1701 के करीब आम नागरिक थे, 251 महिलाएं थीं और करीब 254 बच्चे। जिस वक्त ट्रंप की शर्तें तेहरान पहुंची हैं, ठीक उसी वक्त तेहरान में आक्रोश के अंगारे धधक रहे हैं। ये तेहरान का दिल है, मैदान-ए-इनकलाब, जहां रोज भावनाओं का समंदर उमड़ता है। यहाँ ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। यहाँ बस ईरान है जो एकजुट होकर वॉशिंगटन को कड़ा पैगाम देता है। मेरे ठीक पीछे का जो मंजर है वो देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो 12 बज चुके हैं और रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और तकरीबन 11 बजे रात के बाद जो है लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होनी शुरू होती है और रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो लोग जो है अपना देश के लिए देश प्रेम और सॉलिडारिटी जो है वो दिखाते हैं। अगर आप देखें तो हर एज ग्रुप के बच्चे, बड़े छोटे बुजुर्ग, माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्चा है, ये इसके हाथ में जो है वो ईरान का नेशनल फ्लैग है और नेशनल फ्लैग लेकर के आई है। और ये उसका भाई है, मुझे भाई दिख रहा है, वो भी यहाँ पर उसके साथ मौजूद है। इनके वालिदैन जो है, पेरेंट्स। به کشور ما تجاوز شده. این تجاوز خلاصه ما یه عمری در مکتب امام حسین ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क पर हमला हुआ है और जब किसी मुल्क पर हमला होता है उसके लोग मैदान में आते हैं अपने मुल्क का डिफेंस करने के लिए। जिस प्रतिशोध की ज्वाला को अमेरिका दबाना चाहता है वो ईरान के हर शहरी की आंख में चलती दिखाई देती है। रोजाना लोग मैदाने इनकलाब पर जुटते हैं, रात भर अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, हाथों में रहबर की फोटो होती है और जुबान पर वतन परस्ती के नारे। इस वक्त जो मेरा सफर है वो तेहरान के अलग अलग जगहों से होता हुआ क्रॉस कर रहा है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ इस वक्त जो है वो तेहरान स्क्वायर से होता हुआ जा रहा हूँ और यहाँ पर ये देखिए आप, ये रात के 2 बज रहे हैं और मैं बाइक पे सवार होकर पूरे तेहरान का जो है वो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ये रास्ते में लोगों ने ट्रैफिक रोक रखा है, हर तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग जो है बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये देखिए आप, हर एज ग्रुप के बच्चे, किसी के हाथ में मुस्तफा खामेनी की तस्वीर है, किसी के हाथ में आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर है, किसी के हाथ में रुहुल्लाह खामेनी की फोटो है। तो लोग जो है वो अलग अलग जगह से सलाम दुआ जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। ये भीड़ भर नहीं, ईरान की उम्मीद है जो अथाह बम बारूद बरसने के बाद भी जिंदा है। प्रोटेस्ट की एक खासियत है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हाथों में ईरान का झंडा लिए दिखते हैं, जिनकी आंखों में नए सवेरे की उम्मीद नजर आती है और दिल में दुश्मन के खिलाफ गुस्सा। मौजूद है इनकलाब स्क्वायर पे। मेरे ठीक पीछे का जो मंजर है वो देख सकते हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और लोगों की भीड़ और मजमा जो है वो देखने लायक है। तो ये छोटी बच्ची दिखी है और काफी क्रिएटिव एस्पेक्ट में ये यहाँ पर मौजूद है अपने पेरेंट्स के साथ। इनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है इनका, कितने इनके हाथ में नेशनल फ्लैग है और आज ये प्रोटेस्ट करने आई हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये कह रही हैं कि क्योंकि मुझे अपने मुल्क को डिफेंड करना है और दुश्मनों को पीछे भगाना है और उस पूरी दुनिया को ये बताना है कि मैं दुश्मनों से नहीं डरती हूँ, इसलिए मैं हर रोज रोड्स पे आती हूँ। चलिए इसी के साथ आज कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।